वेलकम टू क्रैक प्रथम। आज तारीख 22 जून 2021 है और हमें प्रीलिम्स के लिए द हिंदू एंड अदर्स न्यूज़ को डिस्कस करना। आज का जो हमारा टॉपिक होगा, पहला ब्लैक सॉफ्ट सेल टर्टल के बारे में, हु एम योगा, वर्ल्ड रिफ्यूजी डे, निपाह वायरस और ड्राफ्ट सिनेमाटोग्राफ अमेंडमेंट बिल 2021 के बारे में। पहला टॉपिक है ब्लैक सॉफ्ट सेल टर्टल। ये जो कछुआ है क्यों न्यूज में आया? दरअसल वहाँ के एक एनजीओ, इसके अलावा जू अथॉरिटी और कामरूप जिला, इनके बीच एक समझौता किया गया है। किसके लिए? इसके संरक्षण के लिए। असम में ये जो कछुआ है यह फ्रेश वाटर टर्टल है। ये जो कछुआ है दरअसल यह क्या है, ये पूर्वोत्तर भारत खास करके असम और बांग्लादेश में ही पाया जाता है और यह एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड है। यानी कि अब यह क्या है, ये जो संरक्षण क्षेत्र है यानी कि जो तालाब वगैरह है उसके अलावा ये अन्य जगहों पे नहीं पाया जाता है। यह असम का एक काफ़ी प्रसिद्ध मंदिर है हयग्रीवा माधव टेम्पल, जिसे हाजो के भी नाम से हम जानते हैं। वहाँ पर ये जो तालाब है बस वहाँ पे यह पाया जाता है। ये जो है चूँकि ये फ्रेश वाटर लेक है इसलिए यह समुद्र में नहीं पाया जाता है। समुद्र में कौन कौन से कछुए पाए जाते हैं? 7 प्रकार का जो कछुआ है, जिसे हमने डिटेल से देखा था करंट अफेयर में। तो जो 7 प्रकार जैसे कि हॉक्सविल, ऑलिव रिडले, लेदरबैक आदि जो टर्टल हैं वो कहाँ पाए जाते हैं? वह समुद्र में। लेकिन ये जो है फ्रेश वाटर टर्टल यानी कि ये समुद्र में ना होकर के ये स्वच्छ जल में पाए जाते हैं। इसका जो IUCN कैटेगरी देखें तो यह क्या है, यह क्रिटिकली इंडेंजर्ड है और इसे 1972 का जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है उसके तहत इसे संरक्षित नहीं किया है, जिस कारण से इसका जो है मीट का व्यापार आदि यानी कि शिकार इसका आज भी किया जाता है। इसलिए ये जो संरक्षण की ये जो समझौता किया गया है इनके बीच, इसके लिए काफ़ी राहत होगी। नेक्स्ट टॉपिक है हु एम योगा के बारे में। यह क्या है? यह एक मोबाइल एप्लीकेशन है जिसे लॉन्च किया गया है 7वें इंटरनेशनल डे ऑफ योगा के अवसर पे। तो ये जो योगा दिवस है, ये जो एप्लीकेशन है इसमें होगा क्या, इसमें वीडियो होंगे किसका, योगा ट्रेनिंग और प्रैक्टिस के। ये कई सारे भाषाओं में होंगे, तो इसे आप डाउनलोड करके देख सकते हैं। बात करते हैं अब योगा दिवस की। तो ये जो योगा दिवस मनाया जाता है वैश्विक स्तर पर, इसका श्रेय किसे दिया जाता है? या भारत को दिया जाता है, क्योंकि भारत ने वर्ष 2014 में एक प्रस्ताव रखा था संयुक्त राष्ट्र महासभा में, जिसे 11 दिसंबर को पारित करके इसे वैश्विक रूप दिया गया और वर्ष 2015 से प्रति वर्ष जो है यह योगा दिवस मनाया जाता है। और यह 7वां योगा दिवस था जिसका थीम क्या रखा गया था? योगा फॉर वेलनेस। नेक्स्ट टॉपिक है वर्ल्ड रिफ्यूजी डे के बारे में। ये जो रिफ्यूजी डे यानी कि शरणार्थी दिवस, इसे 20 जून को मनाया जाता है। किस लिए? शरणार्थियों के जो उत्पीड़न होते हैं उनके प्रति लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए। इसका उद्देश्य शरणार्थियों के अधिकार, उनके ज़रूरतें, उनके सपनों आदि को लोगों को बतलाना होता है। ये जो डेजिग्नेट किसने किया था? इससे भी यूनाइटेड नेशन के द्वारा इस दिवस को मनाया जाता है। बात करते हैं शरणार्थियों के बारे में। तो वर्ष 2020 के अंत तक 82.4 मिलियन जो शरणार्थी वो क्या है, मतलब अपने देश से या तो भगा दिए गए हैं, किसी संघर्ष से भगा दिए गए हैं, या उन पर कोई अत्याचार किया जा रहा है। यानी कि लगभग विश्व में 82.4 मिलियन क्या है, शरणार्थी है। शरणार्थी आप कहेंगे किसे? शरणार्थी की परिभाषा तो वैसे कई सारे दिया गया है, लेकिन अभी तक कोई स्पष्ट परिभाषा नहीं। लेकिन आप बोल सकते हैं कि जो लोग अपने घर से या फिर देश से निकाले जा चुके हैं तो उसे आप शरणार्थी कह सकते हैं। ये निकाले क्यों जा सकते हैं? कैसे कन्फ्लिक्ट हो रहा हो, जैसे कि सीरिया में आपने देखा होगा वायलेंस हो रहा होगा, मानव पे अत्याचार किया जा रहा है, ये सब कारण होते हैं रिफ्यूजी के। बात करते हैं आज तो लगभग 6 मिलियन जो रिफ्यूजी हैं वो कहाँ पे, ये वर्ल्ड वाइड जो कैंप होते हैं, कैंप लगा करके रह रहे हैं यूनाइटेड नेशन के रिकॉर्ड के अनुसार। उल्लेखनीय है कि ये जो कैंप में रह रहे हैं ये परमानेंट सॉल्यूशन है, लेकिन यहाँ पर इनको कुछ जो बेसिक नीड्स होते हैं वे मिल जाते हैं, जैसे कि भोजन, जल, इसके अलावा मेडिकल ट्रीटमेंट आदि यहाँ पे इनको मिल जाते हैं। अभी सबसे ज़्यादा जो शरणार्थी हैं वे कहाँ पे हैं? अभी तुर्की में हैं। वहाँ पे 3.6 मिलियन जो शरणार्थी रहते हैं। इसके बाद दूसरे नंबर पे है कोलंबिया, जहाँ 1.8 मिलियन जो शरणार्थी रहते हैं। बात करते हैं UNHRC के अनुसार
सबसे ज़्यादा शरणार्थी किस देश के हैं? अभी तो आपने जाना कि किस देश में सबसे ज़्यादा शरणार्थी, तो तुर्की, और दूसरे पे कौन सा है? कोलंबिया। लेकिन सर्वाधिक जो शरणार्थी है वह है सीरिया के। दूसरे नंबर पे है वेनेजुएला, तीसरे पे साउथ सूडान और चौथे पे है म्यांमार। म्यांमार में कौन है? रोहिंग्या जैसे कि शरणार्थी। और सबसे ज़्यादा है सीरिया के, और सबसे अधिक कहाँ पे बस रहे हैं? वो तुर्की में। बात करते हैं यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजी यानी कि UNHCR। इसका काम क्या होता है? जैसे कि जो शरणार्थी होते हैं तो उनके अधिकारों के लिए ये जो पड़ोसी राष्ट्र होते हैं, जैसे कि मान लीजिए सीरिया है, उसके पड़ोसी राष्ट्र टर्की है, तो उससे ये बात करती है कि ये जो शरणार्थी है उससे आप यहाँ पे संरक्षण दीजिए। तो इसका काम होता है शरणार्थियों के अधिकार के लिए बात करना। इसको जो बनाया गया था 14 दिसंबर 1950 को बनाया गया था, और यह यूनाइटेड नेशन का अंग है। इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पे है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। नेक्स्ट टॉपिक है निपा वायरस के बारे में। दरअसल इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी कि ICMR और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी यानी कि NIV के द्वारा ये जो महाबलेश्वर है, कहाँ पे? ये महाराष्ट्र के सतारा डिस्ट्रिक्ट में है महाबलेश्वर गुफा। वहाँ पे एक जो बैट पाया गया यानी कि चमगादड़ पाया गया, उसमें निपा वायरस के एंटीबॉडी को देखा गया। क्या देखा गया? एंटीबॉडी को। तो यह काफ़ी महत्वपूर्ण खबर है। तो चलिए जानते हैं निपा वायरस के बारे में। ये जो निपा वायरस है वह चमगादड़ों के द्वारा फैलता है, और यह पशु से लेकर के मानव में फैलता है, ह्यूमन एंड अदर एनिमल्स। इसका जो मोर्टेलिटी रेट है यानी कि इस वायरस से होने वाली मृत्यु वो काफ़ी अधिक होती है, 90% तक होती है। यानी कि किसी को भी अगर यह निपा वायरस हो जाता है तो उसके चांस काफ़ी अधिक हो जाते हैं मरने के। इसे पहली बार देखा गया था वर्ष 1998 में मलेशिया में। निपा एक जंगल है, वहीं पर यह पाया गया था, और उसी के आधार पर इसे नाम दिया गया निपा वायरस। भारत में बात करें तो अब तक 4 बार इसके आउटब्रेक को देखा जा चुका है। पहली बार देखा गया था वर्ष 2001 में। कहाँ पे? पश्चिम बंगाल का एक ज़िला है सिल्लीगुड़ी, वहाँ पे देखा गया था। दूसरा बार भी ये 2007 में पश्चिम बंगाल में देखा गया, नदिया ज़िले में। इसके बाद ये जो तीसरा है आउटब्रेक कब देखा गया? 2018 में केरला में, और जो चौथा जो है वह भी केरला में ही 2019 में देखा गया। अभी जो निपा वायरस है इसका कोई भी इलाज अभी नहीं है। बात करते हैं निपा वायरस कैसे फैलता है। अब दरअसल यह जो है 2 तरीके से फैलता है। पहला क्या है? डायरेक्ट कांटेक्ट, यानी कि मान लीजिए चमगादड़ जो है इसने फल को जूठा किया, और हो सकता है इस फल को किसी ने खाया, ये सुअरों ने, तो उसके जैसे कि ब्लड होते हैं, यूरिन, सलाइवा, यानी कि जो बैट के और इसके यूरिन सलाइवा उसमें कांटेक्ट हुआ किसका? ह्यूमन का, तो इससे ही फैल सकता है। इसके अलावा कंज्यूमिंग फूड से, यानी कि ये जो है मान लीजिए इस फल को किसने? बैट ने जूठा कर दिया, ठीक, तो इस जूठे फल को अब किसने खाया? इस सुअरों ने, और इन सुअरों को कौन खाता है? ये मानव। तो मानव भी कंटामिनेट हो जाते हैं इस कारण से। तो एक तो डायरेक्ट हो गया, यानी कि ये जो चमगादड़ होते हैं इनके यहाँ पे मूत्र, इसके अलावा ब्लड, सलाइवा आदि जो होते हैं इसके कांटेक्ट में अगर ह्यूमन आता है तो, और दूसरा इनडायरेक्ट इस प्रकार से। तो आपने जाना कि निपा वायरस किस प्रकार से फैलता है, और निपा वायरस का भी कोई इलाज भी नहीं है। अब बात करते हैं ड्राफ्ट सिनेमैटोग्राफ अमेंडमेंट बिल 2021 के बारे में। पिछले सप्ताह इस बिल को पब्लिक डोमेन में रखा, और यह 2 जुलाई तक पब्लिक डोमेन में रखा है, यानी आप यहाँ पे अपने सुझाव दे सकते हैं इस बिल पर, तो इसे आप देखिएगा। तो बात करते हैं इस बिल के बारे में। तो इसके तहत क्या है? सिनेमैटोग्राफ एक्ट 1952 1952 का जो एक्ट है उसमें कुछ बदलाव किया जाएगा, और इसके तहत केंद्र सरकार को रिविजनरी पावर और री एग्ज़ाम की पावर दी जाएगी। यानी कि जो रिविजनरी पावर होती है यानी कि संशोधनकारी शक्तियाँ, और री एग्ज़ाम यानी कि पुनः जांच करने की शक्ति दी जाएगी। यानी कि जो फिल्म CBFC यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन के द्वारा प्रमाणित कर दिया गया है, उसको फिर से केंद्र सरकार उसमें कुछ संशोधन कर सकती है, उसको री एग्ज़ाम कर सकती है। मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग यानी कि सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के द्वारा कहा गया कि इसकी आवश्यकता इसलिए महसूस की जा रही है क्योंकि अभी अगर CBFC के द्वारा प्रमाणित कर दिया जाता है तो उसमें केंद्र सरकार के द्वारा फिर कोई बदलाव नहीं किया जाता है। इसलिए मंत्रालय के द्वारा कहा गया कि सेक्शन 5B के तहत जो प्रिंसिपल ऑफ गाइडलाइन होते हैं सर्टिफिकेट के,
उसमें बदलाव नहीं कर पा रही थी, इसलिए ये जो है प्रावधान लाना पड़ा। अभी जो है जो करंट एक्ट है उसके सेक्शन 6 में शक्ति है केंद्र सरकार को CBFC से बोलने की, लेकिन अभी जो है इसमें संशोधन नहीं कर सकती है। अतः केंद्र सरकार के द्वारा कहा गया कि अभी कई बार सिचुएशन ऐसे आ जाते हैं कि कुछ फिल्में जिसे CBFC के द्वारा प्रमाणित कर दिया जाता है, लेकिन उसके बाद भी निर्देशकों के द्वारा कहा जाता है कि इसमें कई सारे बदलाव किए गए जो उसे मंजूर नहीं होता है, और कई बार इसमें जो है बदलाव काफ़ी आवश्यक हो जाती है, लेकिन केंद्र सरकार उसमें कुछ कर नहीं पाती है। अतः केंद्र सरकार के द्वारा ये प्रावधान इसमें जोड़ा जा रहा है इस ड्राफ्ट के माध्यम से। उल्लेखनीय है कि ये जो कर्नाटका हाईकोर्ट है उसने एक डिसीजन दिया था कि केंद्र सरकार को अभी कोई शक्ति नहीं है कि वो किसी फिल्म को रिविजनरी कर सके, यानी कि उसको संशोधित कर सके, अगर उस फिल्म को CBFC के द्वारा प्रमाणित कर दिया गया है। और इस जजमेंट को, यानी कि कर्नाटका हाईकोर्ट के जजमेंट को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा नवंबर 2020 में इसे वैध भी करा दिया गया था। तो यह जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है। अभी बात करते हैं इसमें अन्य प्रावधान की, यानी कि जो बिल है उसमें, तो इसमें एज बेस्ड सर्टिफिकेट जो होते हैं प्रमाण पत्र, उसके भी बात की गई। अभी क्या है, वो 3 प्रकार से सर्टिफिकेट दिया जाता है। यू यानी कि अनरिस्ट्रिक्टेड पब्लिक एग्जीबिशन, दूसरा है यू है, इसमें क्या होता है 12 वर्ष से कम उम्र के बच्चे को ये पेरेंटल गाइडलाइन के द्वारा ही फिल्म देखे जाते हैं, और ए फॉर एडल्ट फिल्म, लेकिन इसमें प्रपोज किया गया यूनिवर्सल एडल्ट 7+, फिर इसके बाद 13+ और 16+ की बात की गई है। इसके बाद इसमें अन्य जो प्रावधान किए गए कि इसमें एक सेक्शन जोड़ा गया, सेक्शन 6AA। इसके तहत क्या होता है कि अनऑथराइज्ड रिकॉर्डिंग को प्रोहिबिट किया गया, यानी कि बात का मतलब किसी गायक ने कोई गाना गाया तो उसके अनुमति के बिना क्या होता है कि अभी फिल्मों में उपयोग कर लिया जाता है, जिस पर कई बार विवाद भी उत्पन्न हो जाते हैं। अतः अगर वह लिखित में नहीं देता तो अब तक क्या होता है कि इसमें इस्तेमाल किया जा चुका है, लेकिन अब इसके बाद जब यह ड्राफ्ट एक्ट बन जाएगा तो उसके बाद बिना लिखित इसमें प्रयोग नहीं किया जा सकता है, और अगर कोई ऐसा करता है तो यह दंडनीय अपराध होगा, और ये जो अपराध होगा 3 महीने से लेकर के 3 वर्ष तक हो सकता है। और इसमें जो है वो मूल्य जो प्रावधान है, यानी कि 3 लाख रुपए का जुर्माने का भी प्रावधान है इसमें। अब बात करते हैं CBFC, यानी कि सेंट्रल बोर्ड फॉर फिल्म सर्टिफिकेशन। इसे बनाया गया था 1950 में 51, और यह जो बोर्ड है वह सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अंतर्गत एक सांविधिक निकाय है ना। और इसका काम क्या होता है, ये जो सिनेमेटोग्राफ एक्ट है 1952 उसको रेगुलेट करना। अभी जो आप फिल्म देखते हैं स्क्रीन पे या फिर टीवी पे, तो वो तभी आता है जब ये बोर्ड उसे प्रमाणित करता है। बात करते हैं इसके मुख्यालय की, तो वो कहाँ है, यह मुंबई में है। इसमें जो है अभी एक चेयरमैन और 23 मेंबर होते हैं। अभी जो इसके चेयरमैन है कौन, प्रसून जोशी। इसके जो भी चेयरमैन और जो मेंबर्स होते हैं सभी अपॉइंट किए जाते हैं केंद्र सरकार के द्वारा। इसका जो मुख्यालय अपने जाना कहाँ पे है, मुंबई में, लेकिन जो है इसके 9 जो है अन्य क्षेत्र भी है। इसको आप याद नहीं रखना, बस जान लीजिए 9 जो है अन्य क्षेत्रों में भी इसके हेडक्वार्टर, यानी कि सब हेडक्वार्टर जो होते हैं वो है क्षेत्रीय। तो इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग क्रैक प्रथम।